हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोजीशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बताने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है ईको 08 का यूनिट 3 प्रमोटर्स का पॉइंट नंबर है 3.8 पोजीशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या पोजीशन होता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रमोटर्स का। In order to fulfill the necessary formalities and organize the required resources for the formation of the company, the promoters of a company enter into contracts for a company which is yet to be incorporated. These contracts are generally entered into by the promoters in order to acquire some property or some rights for the company that they are interested in promoting. All such contracts entered into by the promoters with the third party for the proposed company before incorporation are called preliminary contracts. तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं और जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ऑर्गेनाइज करने का काम जो होता है, वो सारा काम क्या होता है, प्रमोटर्स करता है कंपनी के लिए। और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि उसके लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करता है कंपनी के साथ, जब वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुआ। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जब इस्टेब्लिश नहीं होता, जब कंपनी फॉर्म नहीं होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस समय भी प्रमोटर्स का बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करना पड़ता है कंपनी के साथ। मीन्स क्या हो जाता है, जो कंपनी कॉर्पोरेट नहीं हुआ है, कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तब से वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली क्या होता है कि प्रमोटर एंटर करता है ताकि वो कुछ जो प्रॉपर्टी होता है और कुछ राइट्स होता है कंपनी का, उसके लिए होता है। मीन्स जो भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए प्रमोटर इंटरेस्टेड होता है, उस कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी होता है या राइट्स होता है वो उसको एक्वायर कर लेता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में वो एंटर करता है प्रमोटर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि प्रमोटर एंटर करता है थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी प्रपोज्ड कंपनी का, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कंपनी होते हैं, तो उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करता है उसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। यू मस्ट नोट दैट सच प्रिलिमिनरी और pre-incorporation contracts are not legally binding on the company even after its incorporation. The reason for this is that before incorporation the company cannot enter into contract as it has no legal entity. Not only this, the company cannot ratify such contract after incorporation because for valid ratification the principal must have been in existence at this time when the promoters entered into such contract. A company can neither sue nor be sued on such contract since a company before incorporation is a non-entity. तो बोला जा रहा है आप लोग को ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो प्रिलिमिनरी होता है या जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है कंपनी का। मतलब कंपनी अगर इस्टेब्लिश हो भी जाती है, फॉर्मेशन कंपनी का हो भी जाता है, तब भी वो लीगली बाइंड नहीं कर सकता है। और इसका रीज़न ये है कि जो कंपनी है उसके इनकॉर्पोरेशन के पहले जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं, जो कंपनी है वो ना तो रेक्टिफाई कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को इनकॉर्पोरेशन के बाद, क्योंकि क्या होता है कि वैलिड रेक्टिफिकेशन के लिए एक प्रिंसिपल का ज़रूरत पड़ता है जो कि उसके एग्जिस्टेंस के बाद होता है, एग्जिस्टेंस के टाइम पे होता है जब प्रमोटर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। तो कंपनी जो है वो ना तो शू कर सकती है, ना ही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए कंपनी को शू किया जाता है, क्योंकि कंपनी के कॉर्पोरेशन के पहले यानी कि एग्जिस्टेंस के पहले कोई भी उसका लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोला जा सकता है कि कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रमोटर्स के साथ कंपनी के बाइंडिंग अप के पहले, उसका कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होता, लीगल बाइंडिंग नहीं होता है। द पोजीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. Number 1. On registration, the company is not bound by the preliminary contract. A company is not bound by the preliminary contract even if the company has taken the benefit of the work on its behalf under the contract. For example, a solicitor was appointed by the promoter of the company and was instructed by them to prepare the article and the memorandum of the company. The solicitor also paid the necessary registration fee of the company. This promoters later become the director of the company. The solicitor
For these expenses and the fees paid by him, it was held that since the company was not in existence when these expenses was incurred, the company is not bound to pay. तो बोला जा रहा है यहाँ पे जैसे जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपनी जो है वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बाउंड नहीं होती है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट भी मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ, ठीक है, तो उसके बिहाफ में अगर कोई भी काम किया गया है बेनिफिट के लिए, तब भी जो है कंपनी उसका प्रिलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए वो बाउंड नहीं है। क्योंकि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सॉलिकेटर है, ठीक है, तो उसको अपॉइंट किया गया है कंपनी के प्रमोटर के द्वारा और उसको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो आर्टिकल और मेमोरेंडम बनाए कंपनी के लिए। तो जो सॉलिकेटर है वो जो भी नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो पे कर देगा कंपनी के, ठीक है। जो सॉलिकेटर ऑल्सो पेड द नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ द कंपनी। तो जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी का जो भी फ़ी वगैरह होता है वो सॉलिकेटर क्या करता है, पे कर देता है। तो जो प्रमोटर होता है वो बाद में क्या हो जाता है, ये जो प्रमोटर है वो बाद में कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। तो जो सॉलिकेटर होता है ना वो शू कर सकता है अपने एक्सपेंस के लिए और साथ ही साथ जो फ़ी वो पे किया है कंपनी का रजिस्ट्रेशन फ़ी जो बोलते हैं, तो वो जो फ़ी पे किया है उसके लिए वो शू कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि इसलिए हुआ क्योंकि जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया था जब ये एक्सपेंसेस हुआ था, पर क्या होता है कि कंपनी जो है वो बॉन्ड नहीं है इसको पे करने के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के पहले जो भी खर्च होगा, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो चाहे ना हो, उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, लीगल बाइंडिंग अप नहीं होता है। तो उस केस में कंपनी कोई भी तरह का पैसा देने के लिए बाउंड नहीं है, ना ही कंपनी को कोई तरह का शू कंपनी कर सकता है, ना कंपनी को कोई कर सकता है। नेक्स्ट है द कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। यू मस्ट नोट दैट एज द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, it also cannot enforce such contract made before incorporation by the promoter. This means that on account of the preliminary contract, the company does not get a right to sue the third party for fulfillment of the contract. For example, X, the owner of a piece of land in Assam, agreed to lease it to a company to be formed by the promoter A, B and C. The promoter later on formed a company called M Private Limited. On some prospecting of the land, it was discovered that there was a definite possibility of striking oil in that land. Subsequently, X refused to grant the lease of the company M Private Limited. It was held that the company cannot sue X and cannot claim specific performance as it was not even in existence when the lease was signed. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि जो कंपनी होता है ना वो लायबल नहीं ठहराया जाता है कोई भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और साथ ही साथ उसको इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकॉर्पोरेशन के पहले प्रमोटर के द्वारा। मीन्स जब तक कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता, कंपनी जो फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और ना ही कंपनी किसी भी तरह का लायबल होगा। इसका मतलब यही होता है। तो ठीक है, तो कंपनी के पास ये राइट नहीं होता है कि वो किसी को शू कर सके या कोई थर्ड पार्टी जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट के लिए कंपनी को शू कर सके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स जो है वो पीस ऑफ लैंड है आसाम में, उसका ओनर है जो कि एग्री किया है कंपनी को लीज़ देने के लिए, ठीक है, जो फॉर्म किया गया है ए, बी और सी के द्वारा। तो जो प्रमोटर है वो एक कंपनी फॉर्म करता है एम प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद लैंड का ये पता लगाया गया, डिस्कवर किया गया कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो लैंड से, वो ज़मीन से ऑयल निकल सकता है। तो जो एक्स है वो रिफ्यूज़ कर देता है ग्रांट करना लीज़ को एम प्राइवेट लिमिटेड को। और ये बता दिया जाता है कि कंपनी जो है, पर क्या होता है यहाँ पे कंपनी शू नहीं कर सकता एक्स को, ना ही कोई क्लेम कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जब लैंड वो बेचा तब उसको नहीं पता था कि यहाँ से ऑयल निकल सकता है, पर लैंड बेचने का जब डिसीजन लिया गया तो उसके बाद में लैंड खरीदने के पहले वो खुदाई वदाई कुछ होता है मीन्स चेक करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, ये पता लगाया गया कि यहाँ से ऑयल निकलने का थोड़ा सा चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में क्या किया कि उसका जो मन था बेचने का प्रॉपर्टी, अब वो कैंसिल हो गया। तो इस केस में कंपनी उसको शू नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लेकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया गया था, कोई भी लीज़ को साइन नहीं किया गया था, तो कंपनी शूट नहीं कर सकता है। इन रिलेशन टू द अबव टू प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैव मेड इन आवर कंट्री इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। द
provide an important exception to the above principle. According to Section 15 and 19 of the Specific Relief Act, where the promoters of the company have before its incorporation entered into contract for the purpose of the company, and as such contracts are warranted by terms of incorporation, a specific performance may be obtained by or against the company if the company has accepted the contract against the incorporation and has communicated such acceptance टू द अदर पार्टी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अब हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़े वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिया गया था उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत कंट्री में। तो ये जो प्रोविजंस है वो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है अब प्रिंसिपल के लिए। तो सेक्शन 15 और 19 के तहत जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है कंपनी का वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है कंपनी के पर्पज़ के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वारंटेड होता है इनकॉर्पोरेशन के टर्म्स के थ्रू। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके द्वारा किया गया है कंपनी के अगेंस्ट में, तो कंपनी क्या करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है इनकॉर्पोरेशन के बाद, और जो कम्युनिकेशन होता है उस एक्सेप्टेंस का वो अदर पार्टी के द्वारा हो जाता है। इन द अबव पैराग्राफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर नेसेसरी फॉर द इनकॉर्पोरेशन एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन वर्क इन द कंपनी आर कॉन्ट्रैक्ट्स for the purposes of the company. It should be clear to you know that in order to be enforceable it is necessary that a company after its incorporation accepts the contract and communicates its acceptance to the other contracting party. तो बोला जा रहा है कि जो पैराग्राफ था उसमें बोला गया कि जो टर्म दिया गया था जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो नेसेसरी होता है ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी का काम करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिपेयर किया जाता है और सारे साथ जो मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रिपेयर किया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करने के लिए बनाया जाता है, जो भी नेसेसरी रॉ मटेरियल्स होता है जो प्रोडक्शन में रिक्वायर होता है कंपनी के द्वारा, जो पर्पस होता है ना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स का सप्लाई को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो ऑर्डर दिया गया था वो इन्फोर्सेबल है और जो नेसेसरी है कि कंपनी जो है अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले और साथ ही साथ वो कम्युनिकेट कर ले अपने एक्सेप्टेंस को जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है बाकी उसके सामने में। अब नेक्स्ट है द कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स formed before its existence. You will recall from the study of the unit or agency that for valid rectification of a company, it is essential that the principle must exist of the date when the contract is originally entered into, and as the company does not exist on the date of contract, it cannot rectify a preliminary contract on being incorporated. तो नेक्स्ट है कंपनी जो है वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसमें बोला गया कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कंपनी जो है वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता जो कि उसके एग्जिस्टेंस के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था उसको। तो उसमें बोला जा रहा है कि ये एसेंशियल होता है कि जो प्रिंसिपल होता है ना वो एग्जिस्ट करे, जो डेट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनली एंटर्ड हुआ है, अगर उस डेट में प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है जो ओरिजिनल डेट होता है तब वो वैलिड रेक्टिफिकेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि जैसे कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए ना प्रमोटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस डेट में तो कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस पे आता नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई भी तरह का लायबिलिटी नहीं बनेगा कंपनी का। तो जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस डेट में जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए। In the case of Kellner versus Baxter, it was held as the company was not in existence when the preliminary contracts were entered. It cannot be bound by any propounded rectification. What the company can do is to enter into a contract with the vendor after incorporation to give effort to the terms of the contract made before the incorporation. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया था जब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इससे क्या होता है कि कंपनी जो है वो किसी भी तरह का बाउंड नहीं है, जो भी रेक्टिफिकेशन हुआ था उसके लेकर के कोई भी तरह का लायबल नहीं होता है। तो कंपनी सिर्फ ये कर सकता है कि जो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वेंडर के साथ इनकॉर्पोरेशन के बाद, ताकि वो इफेक्ट दे सके जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स होता है इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको लेकर के।
इसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. द प्रमोटर आर पर्सनली liable for contract made for the company which is not yet in existence. You have already learned that the company is neither bound or nor entitled on the account of the preliminary contract. Therefore, it is the promoter alone who remain personally liable for the preliminary contract. The reason for this is that the preliminary contract is made for the company which, as known to both the contracting party, is as yet non-existent. The contract therefore is deemed to be personally entered into by the promoters and they will be held personally liable for the performance of this contract. The preliminary contract made by the promoter generally contain a provision that if the company adopts the agreement on incorporation, the liability of the promoter shall come to an end, and if the company does not adopt the preliminary contract within the specified period, either party may resign the contract. In such a case, liability of the promoter will cease on the expiry of the specified period. तो यहाँ पे बोला चला है कि जो प्रोमोटर्स होता है ना, वो पर्सनली लायबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वो कंपनी के साथ किया है जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था तब से. तब लगे ऑलरेडी पढ़ चुके कि जो कंपनी होता है वो ना ही बाउंड होता है ना ही इंटाइटल्ड होता है किसी भी तरह का प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के. तो इसलिए क्या होता है कि प्रमोटर जो है वो सिर्फ पर्सनली वही लायबल होता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो इसका रीज़न ये है कि जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के द्वारा दिया गया था वो सिर्फ कंपनी जानता है. मीन्स क्या होता है कि उसके बारे में सिर्फ कंपनी ही और प्रमोटर के को ही मालूम होता है. कंपनी एग्जिस्टेंस में उस समय आया ही नहीं था. तो उसका रीज़न यहाँ पे इसलिए ये दिया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के द्वारा हुआ था, तो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को ही पता होता है. पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में एक है कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं आया था. तो इसलिए क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पर्सनली उसके लिए प्रमोटर्स जो एंटर किया था उसके लिए सिर्फ प्रमोटर्स ही लायबल होगा अपने परफॉर्मेंस को लेकर के उस कॉन्ट्रैक्ट में. तो जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रमोटर के द्वारा उसमें जो भी प्रोविजंस दिया गया था कि अगर मान लीजिए कंपनी अडॉप्ट करता है एग्रीमेंट को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या लाइबिलिटी जो प्रमोटर्स का होता है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा. और अगर मान लीजिए कि कंपनी अडॉप्ट नहीं करता प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो जो पार्टी होता है वो या तो रिज़ाइन कर देगा अपना कॉन्ट्रैक्ट को, और उस केस में क्या होगा कि जो भी लायबिलिटी होता है ना प्रमोटर का उसको सीज किया जाएगा जो स्पेसिफाइड पीरियड का एक्सपायरी हो जाएगा उसके बाद में. तो ये था कुछ पोजीशन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के प्रमोटर का. तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी. किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. वीडियो को लाइक करना ना भूलें. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू.